प्रिय जिज्ञासु नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज के वीडियो के अंक में हम सीधा प्रकरण पे चलते हैं, जिसके संदर्भ में हम आज बात करेंगे फ्लैंडर्स की जो 10 कैटेगरीज इंटरेक्शनल एनालिसिस है। उसमें जो आपने देखा पिछले वीडियो के द्वारा कि जो 10 कैटेगरियाँ दी गई हैं, 10 वर्ग, जिसमें शिक्षक व्यवहार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, छात्र व्यवहार के और मौन के साथ मिला करके कुल 10 व्यवहार के वर्गों को नेड फ्लैंडर्स ने डिवाइड किया था। उस व्यवहार के 10 वर्गों के संदर्भ में हम बात करें तो जब हम उस अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का उपयोग करने लगते हैं तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि ये इनडायरेक्ट बिहेवियर है, एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग यानी भावनाओं की स्वीकृति। नंबर 1, पी फॉर प्रेजेज और इनकरेजमेंट यानी प्रशंसा या प्रोत्साहन है। आई फॉर यूजेज ऑफ आइडियाज ऑफ प्यूपिल्स है, यानी विद्यार्थियों के जो विचार हैं हम उनका उपयोग कर रहे हैं। क्यू फॉर क्वेश्चनिंग है, प्रश्नीकरण किया जा रहा है। तो ये PIQ, ये 4 जो हैं शिक्षक व्यवहार के अप्रत्यक्ष व्यवहार, इनडायरेक्ट बिहेवियर के एस्पेक्ट्स यानी पक्ष हैं। डायरेक्ट बिहेवियर में उसके 3 हैं। L फॉर लेक्चरिंग, जब वो व्याख्यान देता है। D फॉर डायरेक्टिंग, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बाहर जाओ, चलो अंदर आओ, क्लास में आओ। तो इस तरह से जो डायरेक्ट करता है तो वो है D। A फॉर शोइंग अथॉरिटी, जब शिक्षक अपनी अथॉरिटी को, देखिए कक्षा है तो कक्षा में शिक्षक ही उस कक्षा का संपादन करने वाला है। तो शोइंग अथॉरिटी का मतलब है कि जब वह अथॉरिटी को शो कर रहा, उसके लिए ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि शिक्षक को अपनी अथॉरिटी को शो करना पड़ता है। तो ये फॉर शोइंग अथॉरिटी हो गया। आपने कितना देखा? ए एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग, पी प्रेजेज ऑफ इनकरेजमेंट, आई यूजेज ऑफ आइडियाज ऑफ प्यूपिल्स, क्यू क्वेश्चनिंग। These are 4 indirect behaviors of teachers. Direct behaviors are 3 of teachers. LDL. Lecturing, directing, showing authority. Pupils categories are response and initiation. Response becomes when a teacher asks a question. रिस्पांस का मतलब ही होता है प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, वो किसी चीज का अनुकरण करते हुए हो रही है। तो यानी जब कोई शिक्षक प्रश्न पूछता है तो उसके संदर्भ में जो विद्यार्थी उत्तर दे रहा है वो क्या है? वो रिस्पांस। इसको आपने देखा है। आई फॉर होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन यानी पहल, जो छात्र द्वारा स्वयं किया जाता है। छात्र का पहल, छात्र की सक्रियता, स्वपहल यानी स्व सक्रियता क्या है। उसके बाद लास्ट एंड 10 जो कैटेगरी होती है, दैट मे बी साइलेंस और कंफ्यूजन। कक्षा में बहुत बार होता है जब मौन हो जाता है या विभ्रांति हो जाती है, संदेह होता है, तो 10 का देते। तो फिलहाल हम इस आज के वीडियो के इस अंक में यह देखना चाहते हैं कि किस तरह से जो 10 कैटेगरी शिक्षक व्यवहार, शिक्षण अंतःक्रिया के संदर्भ में नेड फ्लैंडर्स के द्वारा डिफाइन की गई, डिसाइड की गई, उनका हम कैसे अनुमान लगाएंगे, उसके संदर्भ में कुछ नियम है, उनको देखते हैं। तो पहला नियम है निरीक्षण के नियम है। निरीक्षण के नियम या फ्लैंडर्स के अंतःक्रिया विश्लेषण के संदर्भ में है। उसमें उन्होंने कहा रूल 1 इज, जब यह निश्चित करने में कठिनाई का अनुभव हो कि कौन सा व्यवहार निश्चित रूप से किस श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए, तो उस व्यवहार या घटना को 5वीं श्रेणी से अधिक दूरी की श्रेणियों में अंकित किया जाना चाहिए।
आप कुल मिला के इतना तो जानते ही हैं, कुल कितनी श्रेणियां होती हैं? शिक्षक अंतः क्रिया विश्लेषण में जो व्यवहार होते हैं उनकी कुल कितनी श्रेणियां हैं? आप जानते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ। 7, 8, 9 और 10। नेडे फ्लैंडर्स की जो इंटरेक्शन एनालिसिस है उसे 10 कैटेगरीज इंटरेक्शन एनालिसिस कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उसमें जो शिक्षक और कक्षा की अंतःक्रिया है उसके पूरे व्यवहार को उन्होंने 10 वर्गों में विभाजित किया है। A फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग, टू P फॉर प्रेजेज और इनकरेजमेंट, I फॉर यूजेज ऑफ आइडियाज ऑफ पीपल्स, Q फॉर क्वेश्चनिंग, L फॉर लेक्चरिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, A फॉर शोइंग अथॉरिटी। इन 8, 9 है पीपल के संदर्भ में। इसमें होता है पीपल्स रिस्पॉन्स, यानी जो छात्र के द्वारा दी गई प्रक्रिया है। और 9 जो होता है वह है पीपल्स इनिशिएशन, यानी छात्र की स्व अनुक्रिया या पहल। और 10वीं स्थिति होती है जब कक्षा में मौन हो जाए या संदेह की स्थिति दिखाई दे आपको, तो 10 उसको देते हैं। तो इसके संदर्भ में जो 10 कैटेगरीज दी गई हैं, इन 10 कैटेगरीज का हम डिसाइडेशन कैसे करेंगे, उसको हम कैसे सुनिश्चित करेंगे, उसके संदर्भ में कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों को देखते हैं। तो रूल 1 कहता है कि जब यह निश्चित करने में कठिनाई का अनुभव हो कि कौन सा व्यवहार निश्चित रूप से किस श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए, तो उस व्यवहार या घटना को 5वीं श्रेणी से अधिक दूरी की श्रेणियों में अंकित किया जाना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए 3 या 4 में आप चुनाव करना है, चुनाव करने में जो 3 है और जो 8 है, तो 3 और 8, 3, 8 और 9 के बीच चुनाव करने में तो 9 का चुनाव किया है। तो 3, 4 में चुनाव करेंगे तो 3 का करेंगे, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि जो 5वां है बीच का है ये वाला लेक्चरिंग जो है, इससे जो ज़्यादा दूरी पर होगा उसे ही लिया जाएगा। जब कंफ्यूजन की स्थिति होगी, जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो पहला रूल है कि आप जब तय नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, हो सकता है व्यवहार की जो व्याख्या हो रही हो उसमें कुछ समस्याएं आ रही हों, तो उसमें आप उस स्थिति में जो 5 से ज़्यादा दूरी पे है, जैसे 3 और 4 में करना था तो 3 5 से ज़्यादा दूरी पे है, 8 और 9 में करना था तो 5 से ज़्यादा दूरी 9 की है, इसलिए 9 को चुना गया। ठीक है, समझ आई बात? देखिए 5 इसमें 3 तथा मतलब 3 या 4 में जो चुनाव करना हुआ तो 3 को किया गया, और इसमें जब 8 और 9 में किया गया तो 9 में किया गया। क्यों किया गया ऐसा है? क्योंकि ये रूल 1 क्या कह रहा है कि 5 से अधिक दूरी पे है, तो 2 या 3 नंबर वाली जैसे मतलब, तो इसमें ओ सॉरी यहाँ 4 नंबर लिखना है, तो यहाँ आप सही 3 ही है, तो 3 का चुनाव, क्योंकि 5 से 3 की दूरी ज़्यादा है। इसी प्रकार 8 और 9 में चुनना हो तो हम 9 का चुनते हैं, क्योंकि 5 से ज़्यादा दूरी 9 की है। रूल 1 इज क्लियर। इतना कंफर्म रखिए कि जब कभी 1 से 10 तक के जो व्यवहार हैं उन व्यवहारों के निश्चयीकरण में कोई समस्या आती है तो आप वहाँ एक बात याद रखिएगा कि जो 5 से ज़्यादा दूरी पर है, जो 5 से ज़्यादा दूरी पर है आप उसका चयन कर लेंगे, 5 से ज़्यादा दूरी वाले को ले लेंगे, वही होगा आपका क्या, वही आपका ये कैटेगरी हो जाएगी। रूल 2 कहता है कि यदि किसी एक शिक्षक का व्यवहार अपने मूल रूप में निरंतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चल रहा है तो उसके विपरीत श्रेणी में अंकन तभी करना चाहिए जब निरीक्षणकर्ता को पूरी तरह निश्चित हो जाए कि उसका व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार उस परिवर्तन में आया है। कभी कभी होता है कि लेक्चरिंग दे रहा है तो 3 सेकंड का एक समय होता है एक वर्ग के लिए, तो 3 सेकंड से ज़्यादा अगर लेक्चरिंग चल रहा है, प्रश्नीकरण चल रहा है, डायरेक्टिंग चल रहा है, शोइंग अथॉरिटी चल रहा है,
कुछ भी चल रहा है 10 में, तो आप उसी का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको विशेषज्ञ के रूप में है और आपको लगता है कि नहीं इसके साथ यह भी चल रहा है, तो आपको उसके दावे के साथ उसका भी उपयोग करना चाहिए। तीसरी बात है कि इसमें निरीक्षण जब किया जाए तो जो निरीक्षण करता है उसको अपने पूर्वाग्रहों से, उसके बायसनेस से दूर रहना चाहिए। वो शिक्षक की जो इच्छा है उससे दूर रहना चाहिए, उसमें नहीं शामिल करना चाहिए। चौथा रूल कहता है कि 3 सेकंड में यदि 1 से अधिक श्रेणियां हो रही हैं तो सभी श्रेणियों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, और ये 3 सेकंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसी नंबर को बार बार दोहराया जाना चाहिए। 5 लेक्चर हो रहा है, 5 5 5 5 चला जा रहा है, तो जब तक चल रहा है लेक्चरिंग चलने दो। बीच में क्वेश्चनिंग समझ में आता है या 9 समझ में आता है, माने जो उसका प्यूपिल्स इनिशिएशन होता है वो समझ में आता है, तो उसको उसी में सम्मिलित कर लिया चाहिए। रूल 6 कहता है कि छात्र को अध्यापक द्वारा नाम से पुकारने पर चौथी अनुक्रिया रिकॉर्ड की जाए। चौथी अनुक्रिया का मतलब क्या है? APIQ, क्वेश्चनिंग की बात। नाम पूछा गया तो भी उस क्वेश्चनिंग में ही आएगी, क्योंकि वो उसको डायरेक्शन दे रहा है। छठवीं के बाद जैसे इस 5वां रूल कहता है कि ये मौन 3 सेकंड से अधिक हो तो 10वीं रिकॉर्ड करना चाहिए। यदि 3 सेकंड से अधिक मौन हो गया तो इसका मतलब वो कंफ्यूजन की स्थिति है, कक्षा जो है उस प्रकरण को नहीं समझ रही है। और जब कक्षा उस प्रकरण को नहीं समझ रही है तो संदेह की स्थिति में आप 10 नंबर डालेंगे, तो 10 डालते रहिए जब तक कि कंफ्यूजन दूर ना हो जाए। इसके बाद 7वां रूल कहता है यदि अध्यापक जो है छात्र के उत्तर को दोहराता है और वह उत्तर सही हो तो इस व्यवहार का संबंध 2 से। APIQ ना, तो एक्सेप्टेंस ऑफ फीलिंग के बाद प्रेजेंस ऑफ इंकरेजमेंट होता है, और उसके बाद यूजेज ऑफ आइडियाज होता है। यहाँ कर रहे हैं कि 3 सेकंड से अधिक, इसको कर रहे हैं कि यदि अध्यापक जो है छात्र के उत्तर को दोहराए और उत्तर सही हो तो दोहराए। छात्र के उत्तर को दोहराने का मतलब हो गया कि यूजेज ऑफ आइडियाज ऑफ प्यूपिल, यानी नंबर 3। लेकिन यहाँ उसको दोहराने से विद्यार्थी को प्रशंसा या प्रोत्साहन मिल रहा है। टीचर जब दोहराएगा तो उसको इनकरेजमेंट मिलेगा, इनकरेजमेंट मिल रहा है, इसलिए वहां 5 से ज्यादा दूरी पर कौन है? 2 नंबर है, तो 2 का उपयोग करना चाहिए। रूल 8 कहता है कि यदि अध्यापक छात्र का विचार सुने और बहस के लिए स्वीकार करे, यदि जो अध्यापक है छात्र का विचार सुने और बहस के लिए स्वीकार कर ले, तो इस व्यवहार को संबंध जो है वह श्रेणी 3 से है। श्रेणी 3 का मतलब आप जानते हैं, यूजेज ऑफ आइडियाज ऑफ प्यूपिल्स, तो विचारों का उपयोग करने के लिए वह शिक्षक तत्पर है, इसलिए आप यहाँ 3 नंबर देंगे। अब इसमें देखिए रूल 9 क्या कह रहा है। रूल 9 कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की वार्ता के बाद अपनी वार्ता शुरू कर देता है तो 9वीं और 10वीं लिखनी चाहिए। ये 9वां क्रम देना चाहिए और 10वां देना चाहिए। क्यों 9-10 लिखा जाए? कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की वार्ता के बाद, तो जो दूसरा विद्यार्थी वार्ता कर रहा है वो क्या है? उसका इनिशिएशन है, तो 9 देंगे। 10 लिखी जाएगी, उसका वो संदेह की स्थिति है, कंफ्यूजन है। रूल 10 कहता है कि सब ठीक है, हाँ ओके आदि शब्दों का जब संबंध हो तो श्रेणी 2 का उपयोग होना चाहिए। श्रेणी 2 का उपयोग होने का मतलब है कि वहां जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है? वह प्रेजेज और इनकरेजमेंट कर रहा है। उसके बाद रूल 11 कहता है कि निरीक्षण में शब्दों की अपेक्षा परिस्थितियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कि जो उसकी परिस्थितियां हैं, जो शब्द हैं, शब्द की अपेक्षा उसकी जो परिस्थिति है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। और रूल 12 कहता है, 11 कहता है, निरीक्षण हो गया कि निरीक्षण में शब्दों की अपेक्षा परिस्थिति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और 12 कहता है कि यदि अध्यापक किसी विद्यार्थी को निशाना बनाए बगैर
कोई मजाक करता है या कुछ कहता है, मतलब निशाना नहीं बना रहा है। निशाना बनाने का मतलब आप जाने क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है, वो किसी की आलोचना नहीं कर रहा है। तो वहाँ जो है दो श्रेणी है, क्योंकि वह प्रेजेज और इनकरेजमेंट है। और यदि किसी छात्र के को लेकर के उसका मजाक उड़ाता है तो वहाँ रूल नंबर 12 कहता है वहाँ 7 होगा, शोइंग अथॉरिटी है। रोल नंबर 13 कहता है कि यदि सभी विद्यार्थी एक छोटे से प्रश्न के उत्तर में सभी इकट्ठे बोल जाते हैं, अगर सभी विद्यार्थी एक छोटे से प्रश्न में के उत्तर में इकट्ठे ही बोल जाते हैं तो वहाँ पर श्रेणी 8 रिकॉर्ड की जाएगी। तो इस प्रकार से जो APIQ ये इनडायरेक्ट बिहेवियर टीचर के और LDA जो डायरेक्ट बिहेवियर टीचर्स के हैं, और I जो प्यूपिल्स के बिहेवियर हैं, और S जो सब में कॉमन है, साइलेंस है। ये जो ये 10 कैटेगरी दी गई हैं फ्लिंडर्स के द्वारा, इनको कैसे आप डिसाइड करेंगे इसके संदर्भ में मैंने बात किया कि यूजेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज ऑफ प्यूपिल्स, फ्रेजेज आर इनकरेजमेंट ऑफ pupils, uses of ideas of pupils, questioning, lecturing, directing, showing authority, pupils response, pupils initiation and silence। तो ये इस तरह से 10 कैटेगरी को कैसे हम डिसाइड करेंगे, आज के इस वीडियो के अंक में हमने फ्लिंडर्स के द्वारा जो रूल बताए गए हैं उस रूल के संदर्भ में बात की और उनके संदर्भ में देखा कि किस तरह से ये 10 वर्ग जो दिए गए हैं इनका हम विवरण प्रस्तुत करते हैं आपके समक्ष। आप कैसे इसको जानेंगे तो आप पढ़िए, देखिए, समझिए। जो बातें ना समझ में आए आप आइए, प्रश्न करिए। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करने पर विचार कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।